प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। और भाई वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आप तभी जो है अपने लिए जॉब का सही चुनाव कर पाएंगे। ठीक है, एसएससी के बहुत सारे बच्चे लगातार इस गफलत में रहते हैं, क्योंकि सब जॉब्स पर कोई भी बात नहीं करता है ना। तो मैं इस गफलत को आपकी दूर कर दूंगा इस वीडियो के बाद, और फिर आप अपने टारगेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, कुछ जॉब ऐसी होती है जो बहुत कम मेहनत में मिल सकती है। मैं उन जॉब्स के बारे में बात करूंगा कि ऐसी कौन सी जॉब होगी एसएससी में जो बहुत कम मेहनत में मिल जाए, है ना। तो बच्चे ये आपको गाइडेंस शुरुआत में होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वरना तो सब सीजीएल और सीएचएसएल ही देखते रहेंगे और हर बार उधर ही भीड़ बढ़ेगी और कॉमन बच्चे का हर बार सिलेक्शन रुकता चला जाएगा। चलिए तो बात करते हैं बच्चों कि आज जितने भी मैं ये लेकर के आया हूं पोस्ट, तो आप देख रहे होंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यहां सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सीपीओ, और सीएचएसएल, मल्टीटास्किंग, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, और नीचे दिल्ली पुलिस की कुछ वैकेंसीज। तो ऐसे आप देखेंगे तो ये दिल्ली पुलिस की 3-4 वैकेंसीज है, फिर ये स्टेनोग्राफर और नीचे कांस्टेबल जीडी। ये मैंने फिर लाखों वैकेंसीज क्यों लिखी है? क्या मैंने ये सिर्फ आपको बरगलाने के लिए लिखा है या थंबनेल को देख करके आप अट्रैक्टिव हो जाएं कि लाख वैकेंसीज आ रही है? मैंने देखो ऐसा मैं कभी भी कुछ नहीं करता जो बिल्कुल बिना कारण लिख दूं। पहले तो आप देख लीजिए कि इतनी सारी पोस्टें हैं जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा, जिससे आप चुनाव करना अपने लिए बेहतर समझ पाएंगे। वह हाँ, मेरे लिए ये ज्यादा बेहतर है। मैं अगर पढ़ाई में कमजोर हूं तो मुझे ये चीज थोड़ी सी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, और अगर मैं अपना फिजिकल कमजोर है, मेडिकल कमजोर है, तो मुझे ये चीज अपनी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, यानी एग्जाम आपको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो उन सारी बातों पर बात करेंगे। और अगर आपका एग्जाम भी कमजोर है, आपका फिजिकल भी कमजोर है, तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर उस पर भी मैं एक ऑप्शन लेकर के आया हूं, है ना। चलिए, तो ये सारी पोस्ट है। अब ये लाख वैकेंसीज क्यों बोला मैंने? तो आप देखिए सीजीएल, सीएचएसएल, ये मैं एसएससी 2024 का कैलेंडर आपको दिखा रहा हूं, या मैं ये कहूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि ये सारी वैकेंसीज आ रही है इस बार कैलेंडर में। देखिए जितने मैंने नाम लिए, अभी आपको कैलेंडर दिखाया, उन सबकी एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ दे रखी है। फॉर्म कब आएंगे ये तक फिक्स है। और ये साल मतलब जैसे दिसंबर में आ गया, आपके पूरे साल का चार्ट आ जाता है। ये कितनी अच्छी बात है एसएससी के अंदर कि आपको ये पता है कि मेरे को एग्जाम कब देना है, मेरा फॉर्म कब आएगा। तो आपको फिर सिर्फ एक ही चीज की टेंशन लेनी है, वो है आपके अपने रिटन एग्जाम की, कि मैं उसकी तैयारी कितनी बेहतर कर पाऊंगा। तो ये अच्छी बात यही है एसएससी में कि सब कुछ आपको पता होता है। तो ये सारी वैकेंसीज इस बार कैलेंडर में है, बिल्कुल है। तो ये सारी वैकेंसीज अगर पिछली बार कब आई थी, कुछ वैकेंसी 2024 दिल्ली पुलिस 2022 में आया, 24 में आया ही नहीं, पर इस बार है। तो उसकी कितनी वैकेंसीज निकली थी वो सारी अगर मैं जोड़ूं तो आप देख पाते हैं 94,416 वैकेंसीज बनी है। और भाई इस बार चूंकि एसएससी जीडी में 39,000 और ये करीब 45-50,000 के आसपास भी हो सकती है। तो इस वजह से अगर वो 45-50 हो गई तो 1 लाख बन जाएंगी। तो मैंने इसलिए थंबनेल पे ऐसे लिखा है, वरना तो मैं ऐसे कोई बिना तर्क के कोई बात नहीं करता बच्चों। पर ऐसा भी नहीं है कि भाई 1 लाख बने ही, पर मैंने तो प्रीवियस के आधार पर लिया है, क्योंकि देखो एसएससी सीजीएल में पिछली बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, पर ऐसा नहीं है कि 2025 में भी इतनी ही आए, पर फ्यूचर कोई भी नहीं जानता। तो फिर इससे कम के ही चांसेस रहेंगे कि एक साल थोड़ी ज्यादा, एक साल थोड़ी कम, इस तरह से चल सकता है सीजीएल में। ठीक है, तो इस बार थोड़ी कम के चांसेस रहेंगे, पर तो सारी संभावनाएं हमें देख करके चलनी पड़ेंगी वीडियो के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें एसएससी सीजीएल, तो सीजीएल अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो भाई साहब आपको जो एज है ना वो 18 से 30, 18 से 32, ये कुछ पोस्ट के लिए आप 32 तक भी एलिजिबल होते हैं। और फिर इनमें केवल जो देखिए आप कैटेगरी क्या है आपकी, आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ये एज है। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी है तो ओबीसी वाले इसमें 3 साल ऐड कर लें। मिनिमम एज में कोई छूट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम में 33 साल, और इसमें भी 35 साल तक वही देख पाएंगे। तो भाई यहाँ 18 मिनिमम है, कुछ पोस्ट पर सीजीएल की पर 20 भी मिनिमम होती है, वो भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। अब कुछ पोस्ट कौन सी, देखिए वो जब नोटिफिकेशन आता है तब मैं आज मोटी जानकारी देना रहा हूं। अगर मैं सारी पोस्ट के बारे में बताऊंगा तो सीजीएल पर ही आधे घंटे का वीडियो चला जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा, हालांकि ऐसा नहीं है। और सीजीएल पे एक वीडियो मैंने प्रॉपर किया हुआ है, वो भी अगर आप देखेंगे ऐसे सीजीएल बैंक के पार्टी, तो वहां भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। और फिर भी एक वीडियो मैं और करूंगा सीजीएल पर भी। तो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में चाहिए हर पोस्ट के लिए। ऐसे सीजीएल अगर फॉर्म भरना है तो सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसका मतलब ही है ग्रेजुएशन वाली जॉब है। टियर 1 यहाँ क्वालिफाइंग होगा, यानी एक पेपर होगा जो क्वालिफाइंग है, सिर्फ ये आपको बस पास करना है। टियर 2 में एक बार पहुंचना है, फिर इसके मार्क्स का कोई अर्थ नहीं है। टियर 2 के साथ ही आपका एक स्किल टेस्ट होता है जिसको हम टाइपिंग टेस्ट कहते हैं, और ये जो टाइपिंग टेस्ट है क्वालिफाइंग, इसके कोई मार्क्स नहीं है। और इसकी जो स्पीड होती है ना वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती। आपको 400 शब्द 15 मिनट में टाइप करने होते हैं। अगर आप इसको निकालोगे तो शायद 26.6 WPM की स्पीड बनेगी, वर्ड पर मिनट। तो 26-27 की स्पीड कोई भी टाइप कर देगा, इंग्लिश में होती है। ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग है बस। तो इसको स्किल टेस्ट को बहुत सीरियस नहीं लेते, इसलिए आप नहीं सुनते होंगे सीजीएल में टाइपिंग बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, और इसमें कुछ गलतियां भी करते हो तो वो भी माफ होती है। टियर 2 ही है जिससे सिलेक्शन होता है कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे या कस्टम इंस्पेक्टर बनोगे, आप कौन से इंस्पेक्टर बनोगे, क्योंकि इसमें सारी इंस्पेक्टर की नहीं होती। अगर आप सीजीएल की बात करेंगे तो आपकी जो पोस्ट होगी वो भाई साहब ऐसा है जो मिनिमम सैलरी है इसमें। अगर आप सीजीएल लेते हैं तो मिनिमम सैलरी आपको कम से कम 45,000 की मिनिमम सैलरी पे कोई पोस्ट मिलती है। लेकिन अगर आप कोई पोस्ट लेते हैं कि भाई जो हायर साइड की यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उससे भी ऊपर है, उसकी जॉब कभी-कभी आती है लेवल 8 की, डबल ए होगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो आपकी सैलरी है 85,000 तक चली जाती है। तो ये एक रेंज है। ठीक है, इसके बीच की आपको जॉब मिलती है अगर इन टर्म्स ऑफ सैलरी देखो। बाकी जैसे जैसे बड़ी पोस्ट है तो उसकी पावर थोड़ी ज्यादा। कुछ ऐसी पोस्ट है भाई साहब जिसमें बहुत रेस्ट है। आप चाहे तो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है कोई बच्चा आगे, डिविजनल अकाउंटेंट, टाइम ही टाइम आपके पास, लेकिन वो इंस्पेक्टर लेवल नहीं है, एक ग्रेड नीचे है, इंस्पेक्टर होता है लेवल 7 में, वो लेवल 6 की जॉब है। तो लेवल 4 से लेकर लेवल 7 और 8 तक की जॉब सीजीएल में होती है। समझ में आ गई सारी बात? ठीक है, अब ये फॉर्म कब आएंगे इसके, तो आप देख रहे हैं 22 अप्रैल को एसएससी सीजीएल के फॉर्म आ जाएंगे। लास्ट डेट होगी 21 मई, और जून जुलाई में इसका टियर 1 हो जाएगा, यानी टियर 1 जो पहला पेपर है जो क्वालिफाइंग है। इसके लगभग 2 से 2.5-3 महीने बाद आपका सीबीटी 2 भी हो जाता है, यानी टियर 2 भी हो जाता है। ठीक है, सीबीटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है, सीबीई कहते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो फिर इसी दिन आपका स्किल टेस्ट होता है जिस दिन टियर 2 होता है, और फिर आपको बस रिजल्ट का वेट करना होता है। आपके अच्छे मार्क्स है तो आपको बड़ी पोस्ट, जैसे भी आप पोस्ट प्रीफर करते हैं उस हिसाब से मिलती है। तो सीजीएल के बारे में जान लिया। अब देखते हैं टियर 1 में क्या आता है। तो भाई देखो, आप एसएससी की कोई भी पोस्ट पर देखिए, आपको सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। कुछ एक पोस्ट है जिनमें आपको मैथ्स नहीं चाहिए, ऐसी कौन सी पोस्ट है उसके बारे में बताऊंगा। पर अगर आपके 4 सब्जेक्ट तैयार हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और आपकी मैथमेटिक्स, अगर ये 4 सब्जेक्ट तैयार हैं, यही आपके टियर 1, यही आपके टियर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। तो अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, इन 4 सब्जेक्ट को मजबूत कर लो, जिसके जितने मजबूत उसके पास उतनी अच्छी पोस्ट। ठीक है, बस ये 4 सब्जेक्ट ही आपको एसएससी में मतलब आपकी राह दिखा देंगे। तो ये 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होता है, क्वेश्चन 2 नंबर का, 60 मिनट का पेपर होता है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 का 1/4, 0.5। ठीक है, अब पेपर 2 क्या होता है? पेपर 2 भी अगर आप देखेंगे सीजीएल टियर 2, तो यहां पर इसके भी मार्क्स हैं, पर इसमें जिसके जितने अच्छे मार्क्स उसको उतनी अच्छी पोस्ट, 390
390 में से जो अच्छे नंबर लाता है। जैसे आप देखें यहाँ 30 क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक का, मतलब सॉरी मैथमेटिक्स के, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन जीएस के मिलेंगे। तो ये रोल है सीबीटी मतलब टियर 2 में, जिसको सीजीएल मेंस भी बोल देते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 30 3 90 90 नंबर का आपका मैथ हो गया, 30 3 90 यानी आपका रीजनिंग भी 90 नंबर का, और ये 45 3 135 यानी इंग्लिश आपकी 135 की, जिसमें सबसे ज्यादा रोल टियर 2 में इंग्लिश का ही होता है, आपको सबको पता है। जीएस का सबसे कम रोल होता है 75 नंबर। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो 390। फिर ये क्या है, ये है कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, जिसको सिर्फ क्वालीफाई करना होता है। अगर आप देखें तो भाई यहाँ पर ना ये 30% पे क्वालीफाई होता है। 20 में से अगर आपने 6 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपके क्वालीफाई। ठीक है, तो यानी 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 60 नंबर का पेपर। अब 20 में से 6 कंप्यूटर में बहुत आसानी से सही किए जा सकते हैं। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको फिर 5 ही क्वेश्चन सही करने, 25% सही करना। ठीक है, चलो तो 390 सिर्फ इन 4 चीजों से हो जाते हैं। 390 में जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स वो सिलेक्ट हो जाता है। 2000 की डिप्रेशन, जिसको मैं पहले बोल रहा था 400 शब्द, क्योंकि 5 की डिप्रेशन में एवरेज एक शब्द बनता है, एक वर्ड बनता है, तो इसमें 5 का भाग देंगे तो 400 वर्ड्स हो गए। 400 वर्ड्स कितने मिनट में? 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। तो इसमें आप देखते हैं तो 26.6 डब्ल्यूपीएम की स्पीड आती है। तो यही है जो सीजीएल आप सुनते हैं, वही है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं सीएचएसएल की। तो 18 से 27 इसमें एज होती है। अब आपको कुछ सीजीएल आसान पड़ता है, सीएचएसएल भाई दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान। सीजीएल में आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलेंगी, सीएचएसएल में आपको बहुत कम वैकेंसीज मिलेंगी उसके मुकाबले। लेकिन सीजीएल रिपीटर्स बच्चे बहुत देते हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको और अच्छी पोस्ट चाहिए, दोबारा भी देते बच रही है, और ये देते ही रहते हैं जब तक उनकी एज ना हो जाए। ठीक है, तो सीजीएल को देते हो, सीएचएसएल को नहीं देते। सीएचएसएल में अगर कोई सिलेक्ट हो गया तो भी वो सीजीएल देगा, तो उसमें क्लीन बच्चे बहुत बैठते हैं। और बार बार मैं कहूंगा रिपीटर्स ही उसमें 50% पोस्ट खा जाते हैं, 50% या उससे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने सिलेक्शन लिया, उनमें दम तो है भाई। ठीक है, और ये जो सीएचएसएल है इसमें हर बार फ्रेशर बच्चा बैठ रहा होता है। तो यहाँ वैकेंसी सीजीएल के मुकाबले बहुत कम होती है। अगर सीजीएल में देखो पिछली बार अगर 18,000 है तो इसमें मात्र 3,500 वैकेंसी है, इतना अंतर होता है। पर रिपीटर नहीं है, हर बार नए बच्चे बैठ रहे हैं, इसलिए यहाँ सिलेक्शन थोड़ा सा आसान होता है उसके मुकाबले। ठीक है, दोनों के अपने नुकसान फायदे हैं। बाकी एग्जाम पैटर्न में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सीएचएसएल तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी आप जानते हैं 12th के लिए कहते हैं, तो इसलिए 12 10+2 बोलते हैं। वो ग्रेजुएशन लेवल है, 12th लेवल है। 12th के तुरंत बाद आप इसको दे सकते हो। एज इसमें यही रहेगी। ओबीसी है तो 30 साल, एससी एसटी है तो ये 32 साल हो जाएगी। टियर 1 यहाँ भी क्वालीफाई है। टियर 2 एंड स्किल टेस्ट सेम पैटर्न सीजीएल जैसा हो गया। इसके फॉर्म अगर आपके आ रहे हैं तो एसएससी का कैलेंडर ही है ये, तो इसके जो फॉर्म आएंगे वो 27 मई को आएंगे, 25 जून फॉर्म की लास्ट डेट होगी, जुलाई अगस्त में आपका पहला पेपर इसका हो जाएगा जो क्वालीफाइंग वाला है। अब पेपर पहले में बिल्कुल सेम सीजीएल पैटर्न हो गया, बिल्कुल वही सब चीजें, बस थोड़ा सा लेवल बनता रहेगा। वहां मान लीजिए मैथ थोड़ा मुश्किल आ गया, थोड़ा सा आसान आ गया, बस इतना ही फर्क होता है, बाकी सब चीजें वही हैं। अब अगर आप देखें सीएचएसएल टियर 2 तो आप दे पाएंगे सब चीजें एक जैसी हैं, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन वहां भी आते हैं, 30 क्वेश्चन यहां भी है। मैथ रीजनिंग तो सेम है, वहां ये 45 थी इंग्लिश, यहां 40 हो गई है। ये 20 क्वेश्चन वहां 25 थे, यहां 20 हो गए हैं, बस इतना ही फर्क है। इसलिए 360 का हो गया, वो 390 का था। सब चीजें वही हैं, क्वेश्चन के मैं फिर बोल रहा हूं लेवल में अंतर होता है बस। और यहां वहां 20 क्वेश्चन थे कंप्यूटर, यहां 15 है। बाकी यहां भी क्वालीफाइंग ऐसे ही है, जैसे वहां 30% पे जनरल क्वालीफाई और 25% पर कौन क्वालीफाई हो जाता है, एससी एसटी ओबीसी। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट आपका यहां भी सेम जो एसएससी सीजीएल में होता है, एक ही दिन ये पेपर हो जाते हैं सब। ठीक है, चलिए एक ही सिटिंग में सब कुछ होता है। हाँ, टाइपिंग के लिए थोड़ा गैप मिल जाता है बस। एसएससी एमटीएस देखो, आपने ग्रेजुएशन लेवल देखा, आपने 12th लेवल देखा, आपने एमटीएस। अब ये एमटीएस आसान क्यों? भाई आसान तो हो गई, 10th लेवल है। पहली बात तो कोई सीएचएसएल में सेलेक्ट हो गया, सीजीएल में हो गया, इसको तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। कोई एमटीएस में हो गया तो इसकी तरफ फिर भी क्यों मुड़ के देखेगा? हर बार फ्रेशर बच्चा लगेगा। सीएचएसएल में अगर 3000 वैकेंसी आती है तो इसकी वैकेंसी करीब करीब 10,000 के आसपास होती है। इसमें हम मान सकते हैं 8,000 से 10,000 वैकेंसी आती है, तो इसलिए सिलेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन चूंकि पेपर एक है तो इसलिए अगर सबसे ज्यादा विवादित अगर पेपर रहता है, मतलब धांधलेबाजी के अगर चांस रहते हैं, तो इसी एग्जाम में रहते हैं, क्योंकि पेपर एक है। अगर वहां सीजीएल में कोई धांधलेबाजी करेगा तो 2-3 जगह उसको करवानी पड़ेगी भाई, टियर 1 में अलग हो, टियर 2 में अलग हो, इतना किसी का जुगाड़ होता नहीं। ठीक है, तो इसलिए वहां थोड़ा कम हो जाता है उस स्तर पर। जहां पेपर सिर्फ एक हो वहां ये चांसेस ज्यादा रहते हैं, दलालों का चक्कर बहुत रहता है, और पकड़े भी गए हैं पिछली बार। ठीक है, इसमें तो इसलिए अगर साफ सुथरा एग्जाम हो तो भाई साहब ये कट ऑफ जितनी हाई जाती है शायद उससे कम हाई जाएगी। और ये पेपर का लेवल बहुत ईजी होता है, इसमें कट ऑफ हाई जाती है नो डाउट, ठीक है, लेकिन पेपर का लेवल ईजी होता है। और बच्चों इसमें ना आप किसी भी स्टेट में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, आपके अच्छे मार्क्स है तो आपको अपनी चॉइस का स्टेट मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है इसमें। ठीक है, तो 10th बेस्ड है, एग्जाम होगा पहले, फिर आपका पीईटीपीएस। सर इसमें फिजिकल भी होता है क्या? पीईटीपीएस लिखा हुआ है बिल्कुल भाई, इसमें एक पोस्ट होती है एमटीएस और साथ में आती है हवलदार। तो जो हवलदार होते हैं ना, वो हवलदार को वर्दी भी मिलती है और फिजिकल भी होता है। अगर आपका फिजिकल ना हो, आपको ये नहीं देना हो, तो आप सिर्फ एमटीएस के लिए एलिजिबल होंगे, और इन वैकेंसीज में आधी एमटीएस की होती है, आधी हवलदार की। ठीक है, अगर आप फिजिकल बहुत आसान होता है मेरे भाई, तो इसलिए उससे डरना नहीं है। फिजिकल आते ही आप ये समझ लीजिए कि एक स्टेप बढ़ गया, आधा कंपटीशन वैसे भी कम हो जाता है। ठीक है, फिर भी ये कट ऑफ आप देखेंगे तो भाई साहब 85-90% पे ये भी कट ऑफ जाती है। ठीक है, चलो ये फॉर्म कब आ रहे हैं तो देखो, कट ऑफ भले ही हाई जाए, लेकिन अगर आप इसकी शिद्दत से तैयारी कर लो, इसमें क्या होता है, मैथ रीजनिंग क्वालीफाइंग, यानी आपको मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीएस और इंग्लिश अच्छे चाहिए, उन पर ही मेरिट लगती है। जीएस इंग्लिश जिसके ज्यादा अच्छे उसका इसमें सिलेक्शन। हालांकि जीएस उतना लेवल नहीं पूछा जाता ना, इंग्लिश का उतना लेवल पूछा जाता है, इसलिए जीएस जहां पर हो वहां भी अगर 90% कट ऑफ लगी तो उसका कारण यही है। ठीक है, चलो तो मल्टीटास्क यानी एमटीएस का 26 जून को आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, यानी फॉर्म आ जाएंगे। 25 जुलाई लास्ट डेट होगी, सितंबर अक्टूबर इसका मंथ ऑफ एग्जाम है, एक ही पेपर होगा। ठीक है, ये आपको एमटीएस की मैंने ऑलमोस्ट सारी जानकारी दे दी। अब क्या क्या आएगा एग्जाम में वो भी बता दिया मैंने। मैथ रीजनिंग के आते हैं आपके 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, लेकिन ये क्वालीफाइंग होता है सिर्फ इन 40 क्वेश्चनों में से। 20 मैथ 20 रीजनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ 30% लाने होते हैं, यानी 12 क्वेश्चन सही करना है। 12 तो कोई भी कर देगा, 30% भाई साहब जनरल ईडब्ल्यूएस को, एससी एसटी ओबीसी और 25%। ठीक है, उनको 10 ही क्वेश्चन सही करने हैं। तो ये 45 मिनट में दोनों चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से कर देते हैं बच्चे। सेशन 2 उसी सिटिंग में आपका दूसरा सेशन होगा, इसका टाइम उसमें नहीं लगा सकते, उसका टाइम इसमें नहीं लगा सकते, तो इनके लिए 45 मिनट अलग मिलेंगे। 25 क्वेश्चन आपके जीएस के और 25 इंग्लिश के, ये 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 150 मार्क्स हो गए। तो 150 मार्क्स में से जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यही एक पेपर है, एक पेपर में ही सब कुछ क्वालीफाइंग और ये सब कुछ एक ही पेपर में हो जाएगा। तो जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स उसका सिलेक्शन एमटीएस में हो जाता है। तो ये सब कुछ आपने जान लिया एमटीएस के बारे में। एमटीएस में सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान है क्योंकि उसका लेवल नहीं आता पेपर का ज्यादा। अगर आप बिगिनर है, तैयारी आपकी शुरुआती दौर में है, तो आप एमटीएस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और वहां मैथ रीजनिंग, हालांकि सबसे जल्दी बच्चों को मैथ रीजनिंग तैयार होते हैं, मैथ रीजनिंग का वहां बहुत ज्यादा है नहीं एमटीएस में। अब मैं सीपीओ की बात कर लेता हूं। तो एसएससी सीपीओ ये कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूं, भाई मैं एमटीएस में भी बोलता हूं, मैं सीजीएल को भी देखूं, मैं सीएचएसएल में भी देखूं, इन तीनों के साथ अगर इसको शामिल कर लूं, बहुत फेमस एग्जाम है।
सबसे आसान अगर किसी में इन चारों में सिलेक्शन है तो वो सीपीयू में है। इसका कारण क्योंकि फॉर्म 5-6 लाख ही आते हैं बस, उनमें फॉर्म एमटीएस में तो 40 लाख फॉर्म होते हैं, सीजीएल में इस बार 36 लाख फॉर्म थे और सीएचएसएल में भी 25-30 लाख फॉर्म होते हैं, इसमें मात्र 6-7 लाख फॉर्म। कारण ये फिजिकल है, फिजिकल को हर बच्चा पास नहीं कर पाता, तो जो फालतू की भीड़ है वो हट जाती है। ठीक है, तो इसका एक तो कंपटीशन ये है कि इसमें फिजिकल है तो बहुत सारे बच्चे हट जाते हैं। ग्रेजुएट होने ही चाहिए, यानी आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो सीपीयू के थ्रू। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, आप सीएपीएफ के अंदर, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आती है, बीएसएफ, आपकी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, ये 4 फोर्स और फिर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स इसी के अंदर आते हैं। तो ये सब इंस्पेक्टर्स की जॉब है बेसिकली, और सब इंस्पेक्टर की जॉब होती है लेवल 6 में, और जब हम लेवल 6 की बात करते हैं तो सैलरी भी 70,000 के आसपास मान करके चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, तो सैलरी आप 70K के अप्रॉक्स कर सकते हो। अगर आप ये देखो सीएचएसएल में, वहां साइड में सैलरी बताना भूल गया, सीएचएसएल में जो जॉब मिलती है वो लेवल 2 से लेकर के लेवल 5 तक मिलती है। लेवल 2 की सैलरी आपकी 40,000 से लेकर के, और लेवल 5 में आप 55-60,000 तक, और एमटीएस में वही सैलरी आपकी 35,000 के आसपास है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया 70,000। चलो, तो ये फॉर्म देखिए, इसका पैटर्न क्या है, सबसे पहले एक एग्जाम होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, 50-50 नंबर के चारों चीजें, 50-50 ही क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय, अभी बताऊंगा वो भी। ठीक है, ये पेपर आपने दिया, फिर आप पीईटी पीएसटी में आ गए, फिजिकल दिया नहीं आपने, फिर टियर 1 के बाद फिजिकल होता है, फिर इसके बाद आपका 200 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, फिजिकल के बाद ये पेपर होता है। 200 आपका यहां हो गया, तो जिस बच्चे के 400 में से ज्यादा मार्क्स आएंगे वो फाइनली सेलेक्ट हो जाएगा। तो जिसकी बच्चे की इंग्लिश अच्छी है और फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं, वो इसमें सिलेक्शन बहुत आराम से ले लेता है, बहुत आराम से। ठीक है, तो आपको, अगर आप पढ़ने में थोड़े से कमजोर हैं तो आप अपनी इंग्लिश अगर अच्छी कर सकते हैं तो ये सब इंस्पेक्टर की जॉब फिर आपके लिए। और मैं आपको बता दूं, इंग्लिश से आप डरते ही हैं, आपका अगर मैथ और इंग्लिश दो एक बच्चे को दे दी जाए और दोनों से वो बिल्कुल अनजान हो, तो वो पहले आधे समय में, मैथ के आधे समय में वो इंग्लिश तैयार कर सकता है। इंग्लिश इतनी जल्दी परफेक्शन आ जाता है, मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस लगती है, पर चूंकि इंग्लिश का डर शुरुआत से अंदर घुसा हुआ है, इसलिए बच्चों को लगता है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो, और जैसे मैथ्स में आप कॉन्फिडेंटली कहते हैं 50 में से 50 कर सकता हूं, और कुछ दिन में वो बात इंग्लिश में भी आ जाती है। ठीक है बच्चों, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी ये सीपीओ के नाम ही समझ लीजिए आप इसको, पहले सीपीओ नाम हुआ करता था, अब ये है। तो पेपर 1 जो मैं टियर 1 की बात कर रहा हूं, 16 मई को फॉर्म आएंगे, 14 जून लास्ट डेट होगी, और ये पेपर 1 है, टियर 1 होगा, वो जुलाई अगस्त में हो जाएगा। इसके बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट 1 महीने बाद आता है, उसके 1-1.5 महीने बाद आपके फिजिकल होते हैं, उसके 1.5-2 महीने बाद आपका टियर 2 होता है। तो इस प्रोसेस में पूरे में 1 साल के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं सीपीओ का जो पेपर का लेवल, मैं आपको चीजें बता ही चुका हूं, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, 2 घंटे में होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की 0.25 कटता है गलत क्वेश्चन पे। अगर मैं बात कर लेता हूं टियर 2 का पैटर्न, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होती है उसमें, फिजिकल मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा, सीपीओ की सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें सब कुछ जिक्र कर दूंगा। ठीक है, तो सीपीओ को वो चुन सकता है जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, जिनके एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाता, या मेरी कम तैयारी है थोड़ी सी बाकियों के मुकाबले, तो सीजीएल सीएचएसएल से पहले सीपीओ चुन ले, लेकिन 170 सेंटीमीटर हाइट हो ये पहले तय कर ले। ठीक है, फिजिकल उतना मुश्किल नहीं होता, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो वो निकल जाता है, और भाई फिजिकली फिट होने पर हर कोई जोर दे रहा है, तो फिजिकली फिट हो जाओगे उसके माध्यम से। अब मैं बात करता हूं एसएससी जीडी की, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती हैं, इसमें सिलेक्शन भी आसान होता है। अगर बच्चे थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, कम पढ़ लिख करके सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो ये जॉब आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये जॉब करना थोड़ा टफ होता है। कैसे, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, मतलब इन सबके कांस्टेबल्स आप इसके अंदर बनते हो। इसमें भी बहुत शानदार पोस्ट है एसएसएफ, कि आपको सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी देनी है, हफ्ते में 2 आपको रेस्ट मिलेंगे, आप कोई भी बड़ी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप में वो दमखम है कि भाई आप जीडी में एसएसएफ ले पाएं, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता आपके लिए, क्योंकि आपके पास जो जॉब का प्रेशर है वो हट जाता है, फिर आप बड़ी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एसएसएफ में जो सेलेक्ट होते हैं वो सीजीएल वगैरह निकालते हैं। तो भाई 10th क्वालिफिकेशन है, 18 से 23 एज, यानी इसमें युवा चाहिए एकदम, 26 साल तक जो है आप ओबीसी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और एससी एसटी इसमें 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, 18 मिनिमम एज होती है। एग्जाम पैटर्न आपका इसमें सीबीटी है, फिर फिजिकल है, और फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट, मतलब ये आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल भी यहाँ फिट चाहिए। ठीक है, तो एक ही पेपर है। सैलरी अगर आप इसमें भी देखेंगे तो अच्छी खासी सैलरी बन जाती है, और करीब सबकी 45,000 से अलग अलग पोस्ट पर मतलब मैटर करता है, 60,000 तक भी अगर कुछ ऐसे रिस्की इलाके में आपकी जॉब लगी हुई है, तो वहां भी आप जो है मतलब इतनी सैलरी बन जाती है, 45 से 60,000 के बीच। ठीक है, डिफरेंस अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। और भाई कांस्टेबल की ये नौकरी होती है, 2 सितंबर को इसके फॉर्म आएंगे, और नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, 8-9 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है फॉर्म आने से। तो ये इसका प्रोसीजर है। अगर आप देखो एग्जाम में क्या आता है, तो भाई एक ही पेपर है, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। इसमें एक फायदा है कि अगर किसी की इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश हिंदी में से कोई सी एक चुन सकता है। वो पेपर का लेवल बहुत ही आसान होता है, 40 चले एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 160 में से आपकी कट ऑफ लगती है। और एसएससी जीडी हुआ जहां फिजिकल है, एसएससी मैं सीपीओ की बात करूं, और मैं देखता हूं दिल्ली पुलिस, इन सब में एनसीसी के मार्क्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, एनसीसी के मार्क्स का बड़ा रोल होता है। अगर आपके पास एनसीसी के मार्क्स है तो सिलेक्शन और आसान हो जाता है, क्योंकि सी सर्टिफिकेट को 8 नंबर, बी सर्टिफिकेट को 4.8 और ए सर्टिफिकेट को 3.2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 60 मिनट का पेपर होता है, और भाई नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/8 की, क्योंकि 0.25 कटता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 0.25, तो अगर आप लगाओगे हिसाब तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग बनती है। अब बात कर लेता हूं एसएससी जेईई की। इसको बहुत ही कम बच्चे ऑप्ट कर पाएंगे वैसे भी, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी बीटेक वगैरह या पॉलिटेक्निकल वगैरह डिप्लोमा वगैरह वो सब चाहिए होता है। बीटेक नहीं है तो पॉलिटेक्निक वगैरह का डिप्लोमा, तो वो सब चाहिए, उसकी वजह से इसमें फॉर्म बहुत कम आ पाते हैं। तो जो कंपटीशन है वो अपने तरीके के बच्चों में होता है इसका। ठीक है, तो 18 से 30 एज है, 18 से 32 यहाँ पर 2 तरह की एज है। और जिस तरह के चूंकि ये इंजीनियरिंग लोग हैं, साइंस साइड से पढ़े हुए हैं, अच्छे लेवल के बच्चे होते हैं, ये बच्चे अगर सीजीएल की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे उनमें से अच्छे बच्चे, तो जो बच्चे हैं मीडियोकर स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं अधिकतर, तो इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई फाई नहीं जाती उस हिसाब से, फॉर्म कम है, बहुत अच्छे बच्चे सीजीएल की तरफ मूव कर जाते हैं, तो उसमें ये लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, ये लेवल 6 होता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखते हैं तो फिर इतना फर्क होता ही है। ठीक है, तो ये सब इंस्पेक्टर लेवल, तो इसमें मतलब अच्छे बच्चे उतने अच्छे नहीं होते, तो ये कट ऑफ भी थोड़ा सा और के मुकाबले डाउन जाएगा। ठीक है, तो सीजीएल वगैरह से थोड़ा कम कंपटीशन हम यहाँ कहेंगे। और एग्जाम पैटर्न 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, वो मैं अभी बता देता हूँ। तो इसका जो इसके फॉर्म है वो 5 अगस्त को आएंगे, और अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा इसका भी। ये पहला पेपर। तो पेपर 1 और पेपर 2 क्या क्या होता है आप देख लीजिए। 2 घंटे का पहला पेपर होगा, तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो भाई साहब यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे दोनों। तो पहले पेपर में 3 पार्ट रहेंगे, ए, बी और सी। पार्ट ए में तो आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीएस के 50 क्वेश्चन जो है मिलेंगे, और फिर सॉरी ये जो है रीजनिंग
एंड जीएस 50-50 क्वेश्चन, और 100 नंबर का जो है आपको पूरा जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है वही मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 200 नंबर का पहला पेपर हो जाता है 2 घंटे में, और दूसरा पेपर प्योरली आपका अपना, जैसे आप 3 तरह से इसमें इंजीनियरिंग वाले बच्चे पार्ट ले सकते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इनके अलावा कोई और इंजीनियरिंग आपने कंप्यूटर साइंस वगैरह से करी है तो वो इसमें नहीं होता। ठीक है, तो इसमें फिर जो ये अगला दूसरा जो पेपर आता है उसमें आपकी अपनी ब्रांच से ही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग तो सिविल से ही 100 क्वेश्चन बनते हैं। ऊपर वो आप देखते हैं ये जो 100 क्वेश्चन है, ये जो पेपर 1 में है ये भी उसी पार्ट से बनेंगे जो आपका पार्ट होगा। इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल से, सिविल होगा तो सिविल से, और मैकेनिकल होगा तो मैकेनिकल से। और ये दूसरे 100 क्वेश्चन होते हैं, थोड़े लेंथी होते हैं। ठीक है, वो उतना ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन ये पूरा डिटेल नॉलेज चेक करते हैं। क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ, तो 300 + 100 400 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे वो 2 घंटे जी। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया होगा कि जेईई के लिए क्या एग्जाम स्ट्रक्चर है। अब मैं अगर बात करूं कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, ये अगर हम देखें तो ग्रेड सी में 18 से 30 और ग्रेड डी में 18 से 27। अगर कोई बच्चा ये चाहे कि सर मेरे को कम पढ़ाई करके अगर कोई जॉब मिल सके तो वो बताओ आप, तो मैं कहूंगा वो स्टेनोग्राफर वाली जॉब है, जिसमें आप एसएससी सीजीएल में जो सबसे टॉप की पोस्ट है उसके बराबर की नौकरी ले जाओगे। सबसे टॉप की पोस्ट एसएससी सीजीएल में, सबसे टॉप की क्या इंस्पेक्टर लेवल होती है, एएस तो एमई होता है। हाँ भाई, एएस तो एमई होता है, मैं भी उस जॉब को 10 साल करके आया हूं। ठीक है, तो वो होता है। पर इसमें भी ये भी इसके थ्रू भी आप एमईए में जा सकते हो। इसमें जो ग्रेड सी है ना, ये आपकी एएसओ के बराबर होती है। ठीक है, इसको पीए बोलते हैं वहां पर। और भाई ये जो ग्रेड डी है इसको वहां भी स्टेनो ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगला प्रमोशन सीधा पीए पे कूदता है, स्टेनो से डायरेक्ट पीए। तो ये जो पीए है, तो यहां पर आप देखो कि जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ 12th से आप सीधा पीए बन सकते हैं। सीजीएल के बराबर पोस्ट आप ले सकते हैं, बराबर सैलरी, सारे बेनिफिट बराबर। ठीक है, चलो तो लेवल 7 की पोस्ट कहूंगा मैं इसको, और ये लेवल 5 की पोस्ट है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न, इसका सिर्फ एक ही एग्जाम है। देखो सीजीएल से कितना आसान होगा, फिर क्या दिक्कत है इसको क्यों नहीं, कंपटीशन क्यों नहीं है? इसकी एक ही बात है बस बच्चों, स्किल टेस्ट कौन पास करेगा। शॉर्ट हैंड आपको पता कि क्यों लगते हैं पीए, ये इसलिए लगते हैं ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको रुक के बोले ये एक लड़का था, इसको लिखोगे जब तक उस स्पीड से बोले नहीं, वो तो बोले एक लड़का था, मतलब फटाफट वो स्टोरी बताएगा। आप वो स्टोरी जो उसने बताई है उस स्पीड से आपको लिखनी है, चाहे आप जैसे भी लिखे। उसके लिए शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ती है कि आप कोई, जैसे मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं, अगर कोई मेरे सामने स्टेनो होगा ना, स्टेनो सीख के आएगा तो मेरे एक एक शब्द को लिख देगा और जो मैंने बोला है तुरंत बता देगा, इसी स्पीड में जो मैंने बोला। आप नहीं लिख सकते, लेकिन वो लिख सकता है। ठीक है, तो वो सीखने में आपको जो बहुत डेडिकेटेडली सीखते हैं 8-9 महीने लगते हैं, लेकिन अगर आपको पीए वाली स्पीड चाहिए उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। वो 100 वर्ड पर मिनट लिख देता है, 100 शब्द 1 मिनट के अंदर, और जो स्टेनो चाहिए वो 80 शब्द 1 मिनट के अंदर। सिर्फ इसी बात का फर्क होता है, पेपर भी सेम, सिर्फ स्पीड का फर्क है। इतना बड़ी जॉब का अंतर हो जाता है। और ये जॉब का अंतर तब पता चलेगा आपको जब आप ज्वाइन करेंगे किसी डिपार्टमेंट में। क्या हुआ? अच्छा, जो एसएससी जीडी का है ना भाई, वो थोड़ा सा शायद गलत लग गया है, उसकी एग्जाम डेट वगैरह ये जो है मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा जितना मुझे याद है, और नवंबर में फॉर्म आएंगे। एसएससी जीडी वाले, सॉरी जेई लग रहा है तो जीडी वाले, ये मार्च अप्रैल आएगा इसका। ठीक है, वो मार्च अप्रैल मार्च में, और इसके जो फॉर्म आएंगे वो नवंबर में आएंगे। थोड़ा गलती से लग गया बच्चों। ठीक है, जीडी वाला करेक्शन कर लेना। चलो, तो स्टेनोग्राफर की मैं बात कर रहा था, तो ये वो जॉब है जो बहुत शानदार पोस्ट, कम मेहनत में ले सकते हो। अगर आप 12th कर रहे हैं तो 1 साल अगर आप डेडिकेटेडली अपना स्टेनो को दे दें तो स्टेनो का एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाता है। ठीक है, ये स्किल टेस्ट जिसने पास कर लिया समझो काम हो गया। ठीक है, और ये फॉर्म हर साल आते हैं, अच्छी वैकेंसीज भी होती हैं, एक ही पेपर होता है। 30 अक्टूबर को फॉर्म इस बार भी आ रहे हैं, 19 नवंबर लास्ट डेट होगी, जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। चलो, तो अगर मैं देखूं कि एग्जाम में क्या आता है सर, इतना कम क्या होता है, देखिए अगर आपका मैथ्स भी वीक है तो यहाँ मैथ्स है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। ऑफिसर को मैथ्स की कैलकुलेशन थोड़ी करानी आपसे, और आप ऑफिसर के साथ अटैच रहोगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ। ठीक है, आपके भी प्रमोशन होते हैं, पीएस आगे पीएस बनता है, पीएस आगे पीपीएस बनता है, फिर सीनियर पीपीएस बनता है, और जितनी बड़ी पोस्ट होती जाएगी आप उतने ही बड़े ऑफिसर हो सकते हैं। विदेश मंत्री के साथ आप रहोगे, ये भी एक चांस है। ठीक है, चलो तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 100 क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश के आते हैं 100 नंबर के। 2 घंटे का पेपर होता है, यानी इंग्लिश बड़ा रोल प्ले कर रही है। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, आप इंग्लिश के सहारे, इंग्लिश के दम पे स्टेनो बन जाएंगे। और स्टेनो सीख लो भाई मेरे कहने से। आप याद करोगे सर, एक सलाह दी थी आपने और मैंने उस दिन से लग गया स्टेनो सीखने में। देखो कोई भी टास्क आसान तो नहीं है, अगर ये आसान होती सीखनी कि सर ये तो बहुत मुश्किल है, आपको शुरू में लगेगा भी, पर अगर आसान होती तो फिर सभी ना सीख लेते, और सब सीख लेते तो फिर तो कंपटीशन उतना ही होता। टाइपिंग से मुश्किल है, और इसमें साथ साथ टाइपिंग भी रहती है, क्योंकि जो आप लिख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। वो एक 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वहां पे आपको बोला जाएगा, डिक्टेशन दी जाएगी। उन्होंने बोला, मतलब एग्जाम की बात बता रहा हूं, स्किल टेस्ट होता है, उसमें बोला आपने चाहे वो जैसे भी लिखा उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको फिर वो टाइप करवा के मंगवाते हैं, उसके लिए अलग से टाइम दिया जाता है। उस टाइप करवा के आप ले आओ जो बोला था, फिर वो चेक होता है कि जो बोला इतनी देर में करके लाया है नहीं, उससे वो पास मारा जाता है आपका स्किल टेस्ट। समझ में आई बात? चलो भाई, इतनी आसान भाषा में बता रहा हूं कि आप याद करोगे। क्या क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/4 की होती है। 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होते हैं, बिना मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर में क्या होता है कि देखिए जो आपकी ग्रेड डी है, ये तो स्टेनो है, ये पीए है, ग्रेड सी बड़ी होती है। तो देखो ग्रेड सी को आपको जो इमला बोलेंगे और जो टाइप करवा के मंगाएंगे 40 मिनट में ले आओ। इंग्लिश वाले हो तो हिंदी में भी कर सकते हो ये काम। हिंदी या तो आप इंग्लिश की तैयारी करो या हिंदी की स्टेनो, एक की कोई से करनी होगी, या तो हिंदी या इंग्लिश, वो आप चूज कर सकते हो। इंग्लिश वाले को थोड़ा, सॉरी हिंदी वाले को थोड़ा समय ज्यादा दिया था, उसकी टाइपिंग में आपकी 26 लेटर इंग्लिश वाले के, उसको कीबोर्ड 52 लेटर का देखना पड़ेगा 52 का, उसको थोड़ा टाइम ज्यादा रहता है। तो 55 उसको ड्यूरेशन मिलती है, उसमें वो डिक्टेट भी करेंगे आपको 10 मिनट, प्लस फिर टाइपिंग का समय उसको टाइप करके ले आओ। ठीक है, तो 40 मिनट 55 मिनट। और अगर आप इसको पास नहीं कर पाते, मान लो फिर इसको भी दे सकते हैं दोनों, तो फिर अगर आपका वो 50 मिनट में करते हो तो आप ग्रुप मतलब ग्रेड डी के लिए जाओगे 50 मिनट में लाइव उसको टाइप करके। और अगर 65 में हिंदी के लाए तो फिर आपको ग्रेड डी। अगर इससे भी ज्यादा समय लगा और आप पूरा नहीं कर पाएगा इस समय में तो फिर आप फेल हो। ठीक है, चलिए, और ये समय किसका दिया? ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, उनके लिए होता है। फेज 13 क्या है? ये देखिए फेज जो चला है ना, ये 2000 अगर मैं देखूं तो ये 2012 से चला है। 12 से हर साल आ रहा है। फेज 1 आया था 12 में, 13 में आया फेज 2, 14 में आया फेज 3, तो अब ये चल के 2025 में आ गया फेज 13। हर बार एक फेज नया आता है, फिर अगले में आएगा फेज 14। ये फेज क्या है?
एसएससी फेज क्या है भाई साहब? ये वो वैकेंसीज हैं, जैसे किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा वैकेंसी चाहिए तो सीजीएल में चला जाता है वो डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री में जैसे ज्यादा चाहिए भाई, इस मिनिस्ट्री में 200 वैकेंसी है, उस मिनिस्ट्री में 500, तो सीएसएस के अंदर सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं, एमई को छोड़ के, रेलवे मिनिस्ट्री को छोड़ के, कुछ अलग मिनिस्ट्री को छोड़ के। ये जो है इसमें किसी डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी आई तो वो सीजीएल में तो नहीं डाल सकते, सीजीएल में फिर डिफाइन करनी पड़ेगी, 2 1 करके बहुत लंबा नोटिफिकेशन बनेगा। फिर कहते हैं नहीं, जो सीजीएल में कंडीशंस हैं कि सिर्फ टाइपिंग नहीं, हमें तो जी एक और क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, ये वो चाहिए, तो फिर एक बना दिया कुछ मिक्स्ड वैकेंसीज भी मांगते हैं और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, तो एसएससी को नई कैटेगरी जनरेट करनी पड़ी जिसको बोलते हैं फेज 12, फेज 13, जो फेज 13, तो इसमें मैनी टाइप ऑफ वैकेंसीज होती हैं, जो 10th पास के लिए भी रहेंगी, उसमें कुछ स्पेशल चीज मांग सकता है, उसका एग्जाम पैटर्न अलग हो सकता है, ठीक है, वरना तो एमटीएस में आ जाती है। 10+2 की भी रहेंगी कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी रहेंगी, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन से अपर ग्रेजुएशन के साथ ये सर्टिफिकेट और चाहिए, कुछ पोस्ट ऐसी भी रहेंगी, तो करीब 2000-3000 के आसपास ये पोस्ट आती है और डिपार्टमेंट होते हैं इसके अंदर 50 से भी ज्यादा हो सकते हैं। 3 डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगती है, 2 वैकेंसी, कहीं 3, कहीं 10, कहीं 100, कहीं 400 ऐसी भी होंगी, ठीक है। तो ये सैलरी डिफरेंट पोस्ट पर डिफरेंट होगी, यानी ये आपको अगर मैं बोलूं कि एमटीएस से लेकर, तो एमटीएस की है 35,000 से लेकर के सीजीएल और उससे अपर लेवल 85,000 तक की सैलरी आपकी इसमें बनती है अलग अलग पोस्ट पे। अब आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पोस्ट में इसमें अप्लाई करते हैं और इसकी कट ऑफ भी डाउन जाती है सीजीएल से, और पेपर भी एक ही है सिर्फ, देखो ए ओनली सीबीटी। स्किल टेस्ट किसी पोस्ट पे होगा, किसी पर नहीं भी है, केवल एग्जाम से आप सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जो भी है तो वो केवल एक एग्जाम से, बस इसमें ये होता है एसएससी ने एग्जाम कराया फिर डिपार्टमेंट को दे दिया, डिपार्टमेंट कोई बड़ा सुस्त होता है तो 2-2 साल भी लग जाते हैं इसमें ज्वाइनिंग, ठीक है। पर इसमें कट ऑफ काफी डाउन जाती है क्योंकि जब इसका टाइम पता ही नहीं है कि कितना समय लगेगा, तो बहुत सारे बच्चे इसमें रुचि नहीं लेते, तो बहुत सारे फॉर्म नहीं आते इससे। ये है फेज 13 का सच। अब आप समझ गए पूरा। तो ये 16 अप्रैल को इसके फॉर्म आएंगे, सबसे पहले इसी के फॉर्म आ रहे हैं, जून जुलाई 2025 में इसका एग्जाम हो जाए, एक ही एग्जाम है, ठीक है। वैकेंसीज का आइडिया मैं दे चुका हूं आपको। अब इसमें स्कीम ऑफ एग्जाम में क्या आता है सर? रीजनिंग आती है 25 क्वेश्चन, जीएस आती है 25 क्वेश्चन, बिल्कुल सीजीएल का टियर 1, सीएचएसएल का टियर 1, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50-50, 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स 1 घंटे का पेपर, जिसके ज्यादा वो सिलेक्ट डिपार्टमेंट, फिर आपको चॉइस करना पड़ता है। इसके फॉर्म भरने पे ध्यान देना है कि फॉर्म कैसे भरे, वो मैं भरवाऊंगा उस टाइम पे जब फॉर्म आएंगे, ठीक है। तो फेज के बारे में आपको जानकारी दे दी। अब एक पोस्ट है जो इस बार ही निकली है और दिल्ली पुलिस हर साल नहीं निकलती, इस बार निकल रही है पर, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल 2 तरह के, मिनिस्ट्रियल और डब्ल्यूटीपीओ, और एक है दिल्ली पुलिस ड्राइवर। इसमें सिलेक्शन आसान होता है क्योंकि फिजिकल टफ होता है। अगर आपका फिजिकल अच्छा है, आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं है, तो ये आसान है भाई। आसान सिर्फ सीजीएल और सीएचएसएल के मुकाबले, आप क्या हो किसी भी कांस्टेबल की और भर्तियों से तो मुश्किल ही है, पर उनके मुकाबले आसान है, ठीक है। तो इसमें एज 18 से 25 लड़का हो लड़की हो, लड़कियों की कट ऑफ अलग जाती है, लड़कों की अलग, लेकिन जितने भी पीछे एग्जाम बताए सीपीओ को छोड़ के लड़के लड़कियों की लगभग जैसी कट ऑफ होती है, जीडी को भी छोड़ के, ठीक है। जहां फिजिकल उनको छोड़ के बाकी सब चीजों में लड़के लड़कियों की समान कट ऑफ होती है, लेकिन यहां पर लड़के लड़कियों की अलग होती है। 10+2 इसमें चाहिए, एक ही एग्जाम है, फिर फिजिकल और फिर आपका मेडिकल है। एक और बात, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ओनली कांस्टेबल की बात करें, तो आपको ड्राइवर नहीं, कांस्टेबल, नॉर्मल कांस्टेबल में भी लड़के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, इसका या तो बाइक का हो या कार का हो, सब चल जाएगा। ये फिजिकल के टाइम आपको चाहिए होगा, एट द टाइम ऑफ डीवीपीएसटी नहीं, एट द टाइम ऑफ पीएसटी एंड पीईटी, ठीक है। उस टाइम पे आपको ये चाहिए होगा, हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तभी होता है। एनसीसी के यहाँ भी एडिशनल मार्क्स होते हैं। ये फॉर्म आपके 2 सितंबर को आ जाएंगे, एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। और ऐसे ही आप देखेंगे एचसीएम का, तो एचसीएम है कि ये दिल्ली सीएचएसएल की जो जॉब है ना, सीएचएसएल से अगर कोई बेहतरीन जॉब बताओ सर, और जो कम थोड़ी सी मेहनत में मिल जाए, सीएचएसएल से कम मेहनत में मिल जाए, तो ये रही सीएचएसएल से अच्छी जॉब, ऑल टाइम दिल्ली के अंदर जॉब, सीएचएसएल वाला बच्चा ही इसमें बैठता है, और भाई फिजिकल है इसलिए फॉर्म उससे बहुत कमाते हैं, लेकिन वैकेंसी भी 500-600 ही रहेंगी इसके अंदर, और बहुत है, उनसे कम कंपटीशन इसमें रहता है, मतलब इससे सीएचएसएल से कम। 18 से 25 एज है, 12वीं की यहाँ पर नौकरी है, एक ही एग्जाम होगा, और आपका फिर फिजिकल है, और फिर टाइपिंग है, और फिर सीएफए कंप्यूटर टेस्ट होता है, फिर मेडिकल है। तो टाइपिंग यहाँ खतरनाक वाली होती है सीएचएसएल से ज्यादा, तो इसलिए एग्जाम थोड़ा हल्का भी चल जाए, ठीक है। तो ये हेड कांस्टेबल, और जैसे 500 वैकेंसी आई, 20 गुने बच्चों को यहाँ भेजा जाता है। अब 20 गुना बच्चा सोचिए 10,000 बच्चों को पास किया, क्योंकि सीएचएसएल में ये चीज है ही नहीं, सीएचएसएल में जितनी वैकेंसी है उतने कोई किया जाता है। तो भाई 10,000 अगर इन्होंने पास किया ना, यहाँ आते आते यहाँ स्टेज तक 500 ही रह जाते हैं, या ज्यादा 600 पास कर पाएंगे सारी स्टेजेस से। फिजिकल है, टाइपिंग खतरनाक है, फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट है, ये तो इसमें कमी फेल होते हैं बच्चे, इसकी तैयारी भी हम लोग कराते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सैलरी भी मतलब अगर दिल्ली की नौकरी है तो इसमें सैलरी भी 55,000 के आसपास होती है, सीएचएसएल की पोस्ट से ज्यादा होती है, हालांकि लेवल 5 की वो सीएचएसएल भी इससे ज्यादा होगी, पर लेवल 4 की सीएचएसएल की किसी भी पोस्ट से ज्यादा दिल्ली पुलिस एचसीएम की सैलरी होती है, ठीक है। और ये भी ऑफिशियल जॉब करते हैं, ये भी सैटरडे संडे ऑफ पर रहते हैं, और क्या चाहिए, ऑफिस की टाइम, नाम दिल्ली पुलिस, भाई स्वैग रहेगा, ठीक है। और दिल्ली पुलिस डब्ल्यूटीपीओ, ये केवल इसमें कंपटीशन इसलिए कम है, दिल्ली पुलिस एचसीएम में तो फॉर्म आ जाते हैं 15 लाख, लेकिन इसमें जो फॉर्म आएंगे वो फॉर्म ही 6 लाख होते हैं एडब्ल्यूटीपीओ में, वैकेंसी 500-600 होंगी, ठीक है। 12th विद पीसीएम क्यों होते हैं कम फॉर्म? क्योंकि यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर 12वीं है तो ही फॉर्म भर पाओ, भाई आधे भी नहीं होते, इसलिए फॉर्म भी आधे हो जाते हैं, तो बच्चे आधे नहीं होते, है ना भाई। साइंस से आधे बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, कॉमर्स में बढ़ते होंगे, कुछ और सब्जेक्ट में, आर्ट में बढ़ते होंगे, पीसीएम में कितने बच्चे रहते होंगे? 30% टोटल का, इसलिए फॉर्म कम रहते हैं। सीबीटी एग्जाम है, फिर फिजिकल है, फिर टाइपिंग है, टाइपिंग इसकी बहुत आसान है, सब पास कर लेते हैं। एचसीएम की टाइपिंग बहुत मुश्किल है, बहुत कम पास कर पाते हैं, और ये फिर कंप्यूटर टेस्ट, और फिर लगभग इसका जैसा ही है एग्जाम पैटर्न, लगभग इसके जैसा हुआ एचसीएम का, लेकिन ये बहुत आसान होती है, इसलिए इसकी टेंशन नहीं है। फिजिकल कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, सारा खेल एग्जाम का है, तो वो आप देख लीजिए। इसके फॉर्म 14 अक्टूबर को आएंगे, दिसंबर जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी सैलरी वही 55,000 के आसपास सैलरी में, इसमें कोई कमी नहीं। ये पूरा अगर आप जानना चाहते हो कांस्टेबल में, एचसीएम में, डब्ल्यूटीपीओ में, ड्राइवर में क्या एज है, कितनी हाइट है, क्या सब कुछ है, वो सब कुछ लड़के लड़कियों का सारा एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप पूरा दिल्ली पुलिस के बारे में जान पाओगे इसके माध्यम से, ठीक है बच्चों। चलो, अब ये ड्राइवर है, तो ड्राइवर में एक ही चीज है, ड्राइवर में वो लोग फॉर्म भरते हैं जिनके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होता है, बस का, ट्रक का, तो यहाँ एग्जाम थोड़ा आसान हो जाता है। तो 21 से 30 एज होती है, एज में भी छूट मिल जाती है, ओबीसी 33 और एससी 35 तक फॉर्म भर लेते हैं। 10+2 इसमें भी चाहिए, हैवी लाइसेंस चाहिए, और भाई एक ही एग्जाम है, फिर फिजिकल है, फिर ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट, यानी ड्राइविंग आपसे करवा के देखी जाएगी, ट्रेड टेस्ट का मतलब ये है। इसके फॉर्म आएंगे 19 सितंबर को, एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर 2025 में। तो ये